पेपर लीक जो है बिल वो पास हो गया है और अब वो राज्यसभा में जाना है। हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए अशोक मित्तल साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हो लोकसभा में बिल पास हो गया एंटी पेपर लीक? देखिए, जो पिछले कुछ महीनों से जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए भारत सरकार ने उसका संज्ञान लिया और जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन बिल था उसमें ज़रूरी संशोधन किए ताकि अभी भी जो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे से क्राइम कर रहे हैं, देश को पंगु बना रहे हैं, देश के छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। उसमें एक रूप तो उसका ये है कि सज़ा में बढ़ोतरी की गई है। जैसे यदि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो जो 1 करोड़ का पेनल्टी थी वो 10 करोड़ हो गई, इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की हो गई। ये एक पार्ट है, लेकिन इससे दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि उसके लिए स्पेशल जो कानून जो केस आएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करना और टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना। उसके लिए अलग तंत्र क्रिएट किया जाएगा, 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन करना। और जब वो कोर्ट में चला गया, चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, उसका 3 महीने के अंदर फास्ट कोर्ट के द्वारा उसका डिसीजन लेना। मतलब ये इसका दूसरा पड़ाव है जो कि पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कानून सख्त बन जाते हैं लेकिन उनकी पैरवी नहीं होती, कोर्ट्स में सालों साल लग जाते हैं। फिर तीसरा, इसमें यदि एक कोर्ट ने फैसला दिया, किसी ने अपील करनी है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी, सीधे हाई कोर्ट में भी डिवीजन बेंच के पास जाएगी। तो इतने कड़े प्रावधान और उसके साथ साथ सुझाव जो रास्ता साथ दिखाया गया है, लेके ये बिल लाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के माध्यम से जो इस तरीके के अंकुश हैं, जो माफ़ी है, उस पर अंकुश लगेगा और हमारे छात्राओं के साथ छात्रों के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। सर, वंदे मातरम बिल भी पास हुआ, आपने उसको जो है काफ़ी चर्चा भी की थी उसको लेकर। देखिए, जो वंदे मातरम बिल आज पास हुआ राज्यसभा में, मैंने भी उस पर अपने विचार रखे थे। उसमें मैं 4 बिंदुओं पर मैंने बोला था। उसमें पहली बात ये आती है कि जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान दोस्तों ने पेश होने के दौरान इसका विरोध किया। अरे, आप कंसिडरेशन पे बोलते, क्या गलत है, क्या ठीक है, मेरिट पे बात करते, आप तो चाहते पेश ही ना हो। और ये विद्वान उस स्टेट से थे जिस स्टेट में उन्होंने वहाँ 34 साल शासन किया, जहाँ से ये गीत पैदा हुआ। उसके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल की धरती से आते हैं। तुम अपनी धरती के महान सपूत के लिखे हुए गीत का विरोध कर रहे हो? ये बात में समझ नहीं आ रही कि ये क्या नीति है। दूसरा था इसमें कि ये एक ऐसा गीत है जिसने, जब भारत का आज़ादी का आंदोलन था, भारतीयों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द दिए और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। लिखा गीत बंगाल में गया, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, भारत के सारे स्वतंत्रता सेनानी, सारी जनमानस एकजुट हो गए, वंदे मातरम के नाम पर खड़े हो गए। बंगाल में लिखा गया, लेकिन मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, श्री सुखदेव जी, श्री राजगुरु जी, जब वो फांसी चढ़ रहे थे हंसते हंसते, वो क्या, उनके कंठ से क्या स्वर आ रहा था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये इस गीत की महत्ता है और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। यदि उसका कोई अपमान करे, हम कहते उसको सज़ा भी नहीं देंगे। तीसरा जो मैंने प्रश्न उठाया कि ये गीत 1876 में लिखा गया जी। 100 वर्ष हुए जब इस गीत की शताब्दी हुई। 1976 में विपक्षी दलों की सरकार थी, पर उन्होंने कोई समारोह नहीं किया, शायद वो इमरजेंसी में व्यस्त थे। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। उसके 100 वर्ष पूरे हुए 1996 में। उस टाइम भी उन लोगों की सरकार थी, तब भी कुछ नहीं किया। 1971 में ये कानून बना जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की अवमानना करता है उसको सज़ा का प्रावधान हुआ है, लेकिन राष्ट्रगीत को उसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि 1950 में 24 जनवरी को जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो हमारी थी, 24 जनवरी 50 को दोनों को एक साथ मान्यता दी, जनगण मन को राष्ट्रीय गायन के तौर पे और इसको राष्ट्रगीत के तौर पे।
लेकिन 1971 में जब कुन्नूर बना इसको छोड़ दिया गया। लेकिन जब 150 वर्ष पूरे हुए तो वो हमारी पार्टी की सरकार थी। तो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इसके पूरे देश में समारोह मनाए, पूरे दुनिया भर में समारोह मनाए, पार्लियामेंट में विशेष समागम हुआ, सारी चीज़ें लेके आए, उसको पूरा सम्मान दिया। तो हमारी धरोहर है। वो हम कहते हैं ना कि जब आप अपने विरासत से दूर जाते हैं ना तो जनता आपसे दूर चली जाती है, तो वही उनके साथ हुआ। और आज जो चौथा इसका पड़ाव जो था, जो मैं कह रहा हूँ जो ये गीत है, इसने जब भारत गुलाम था इसको आज़ादी के लिए एक दिशा दी, शब्द दिए, भावनाएं दी। लेकिन अब भारत आज़ाद है। आज ये गीत जो हम विकसित भारत हम बनाने जा रहे हैं 2047 तक बनाने का लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए ये गीत सार्थक है। इसके लिए हमें दिशा दे रहा है। इसके जितने भी शब्द हैं, यदि आप शब्दों का मीनिंग ने, तो वो वही है जो प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के लिए चाहते हैं। सुजलाम, पानी से भरी हुई नदियाँ, ऐसे जितने शब्द हैं। और जब नदियों की बात आती है तो मुझे एक घटना याद आती है कि गुजरात में साबरमती नदी थी जो सूख गई थी तकरीबन। उस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे वहाँ के। उन्होंने वहाँ नर्मदा प्रोजेक्ट के जरिए पानी डाला साबरमती नदी में, बीच में नहर बना के। साबरमती नदी भी चल पड़ी, किसान भी खुश हो गए, पब्लिक को भी पानी मिलना शुरू हो गया। वहाँ बीमारियाँ होती थी नीचे पानी के लेवल से, वो भी आधी बीमारियाँ दूर हो गई। तो ऐसे ही और इसके शब्द हमें विकसित भारत की तरफ आगे लेके जाएंगे। तो हम इस गीत को अपनाते हुए भारत को विकसित भारत बनाएं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ये हमें आज़ादी मिली है, ये हमें विरासत में मिली है, हमें पूर्वजों ने दी। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसको विकसित भारत हम देके जाएं जो उनको विरासत में मिले। तो इस ध्येय के साथ हम चाहेंगे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया उसके लिए कर गई, क्योंकि इडियट शब्द का जो है वो भाषण के अंदर जो है यूज़ किया गया। देखिए, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का कोई शब्द किसी भी नेता को किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, या आप बाहर रैली में पर्सनल लेवल पर, ये नहीं करना चाहिए। तो उनको ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और मुझे लगता है वो ये जरूर करेंगे, समझदार है वो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये तो हमारे साथ अशोक मित्तल जी, सांसद पंजाब, दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।